अगर आप लोग मोमेंटम के बारे में जान चुके हैं तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का क्या होगा, न्यूटन्स, हाँ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रियल में मोमेंटम के बारे में हम लोग बात कर चुके कि मोमेंटम क्या है। हम लोग तुमको बता चुके हैं, हम बता चुके हैं कि मोमेंटम क्या था। मोमेंटम रियल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, स्मॉल पी से। क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। यानी कि अगर हम इसको तोड़ के लिखे तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मास एंड मोमेंटम आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद। और इस पे हम लोग दो बात कर चुके थे, हम लोग एग्जांपल भी लिए थे कि अगर हम एक छोटा पत्थर, अगर हम मास को पहले देखें, पहले मास को समझें। एक छोटा पत्थर है जिसका मास है 10 ग्राम और एक बड़ा सा पत्थर है जिसका मास है 10 किलोग्राम। अब इसको भी हम फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से और इसको भी फेंकते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो बताओ यहाँ पर कुछ अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें चोट कितना लगेगा, यही मोमेंटम है। तो कौन ज्यादा चोट पहुंचाएगा, ऑब्जेक्ट ए की ऑब्जेक्ट बी, ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट बी। तो इससे ये समझ में आया कि मोमेंटम किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी है, मास के साथ। मास बढ़ाइएगा मोमेंटम अपने आप। उसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल भी इसमें देखे थे कि मोमेंटम वेलोसिटी के साथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ बताइए, वेलोसिटी के साथ। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लिए थे उस दिन। इसका एग्जांपल क्या बता रहा था कि जैसे मान लो इस बार मास हम लोग सेम रखे, मास सेम रख रहे हैं। मान लो 100 ग्राम का कोई पत्थर है मेरे पास, ये भी 100 ग्राम का पत्थर है और ये भी 100 ग्राम का पत्थर है, लेकिन इसका वेलोसिटी हम 10 मीटर पर सेकंड रखे हैं, लेकिन इसका वेलोसिटी हम 100 मीटर पर सेकंड रखे हैं। बताओ कौन सा केस में सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगा, ए के बी में। तो इससे ये भी समझ में आता है कि मोमेंटम इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो इसी दोनों का डिपेंडेंसी के कारण हम एक फार्मूला बनाए कि मास, मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। अब इसी के आधार पर न्यूटन का सेकंड लॉ को समझते हैं हम लोग, इसी को आधार मानते हुए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में लिखिए, इट स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन second law, according to Newton second law of motion, according to Newton second law of motion, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction, applied force लिखे, and takes place in the direction in which the force act, फोर्स एक्ट। मतलब सर न्यूटन दादा क्या बता रहे हैं हम लोगों को, ये बताए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन, अच्छा लिखा है क्या थे, द रेट
ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ, देखिएगा ध्यान समझिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब यहां क्या है सर? रेट का मतलब टाइम होता है, याद रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस बाई टाइम बोल रहे हैं सर, डिस्टेंस बाई। बताइए डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग क्या कहते थे? स्पीड। क्या बोलते थे? तब याद रहेगा कि रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब टाइम, रेट का मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है? टाइम। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब हो गया यहाँ पे टाइम। तो बताया फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। समझ में आया? न्यूटन दादा क्या बताया समझे? कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम का। अगर अकेला अकेला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? चेंज इन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे आ गया ना, नीचे आने वाला को कैसे पढ़ते हैं? इनवर्सली, मतलब उल्टा। इनवर्सली का मतलब, तो तुम देखो तो फोर्स किस टाइम के साथ कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स कैसा है? अब चलो इसको समझो, थोड़ा सा ध्यान समझो। सर पहले ये समझाइए कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है, सपोज करो हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है मान लो, ठीक है, कोई कार है, ये कार जा रहा है और इसका इस समय मास जो है वह मान लेते हैं 1000 kg। कितना है? 1000 किलो का कोई कार है मेरे पास, उसका इस समय इनिशियल वेलोसिटी, बाबू इनिशियल को क्या बोल सकते हैं? यू। आप लोग जानते हो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। तो यू है इसके पास मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये समय लिया, टाइम लिया 10 सेकेंड। कितना लिया? 10 सेकेंड के बाद इसका, इस बॉडी का, ऐसे लिख देते हैं उधर जगह नहीं, टाइम लिया 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद इसी कार का जो है, इसी कार का जिसका मास था 1000 kg, इसका फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखते भी? इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। अब अंदाजा लगाइए आप, क्या यहां का मोमेंटम और यहां का मोमेंटम अंतर है? यहां कितना मोमेंटम होगा? अगर यहां का मोमेंटम का बात करें, चलो मोमेंटम को किससे दिखाते हैं बताओ? पी से। मान लो P1 निकालना चाहते हैं और यहां का मोमेंटम निकालो P2। यहां का मोमेंटम फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, बताओ यहां मास कितना है? 1000, इसका कितना है? वेलोसिटी कितना? 10। तो 1000 इंटू 10 कर देंगे तो यहां का मोमेंटम निकल जाएगा। और उसी प्रकार से यहां का अगर P2 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कितना निकलेगा? 1000 इंटू 80। सही है? 1000 इंटू, समझ में आ रहा सबको? तो यहां का मोमेंटम अलग है और यहां का मोमेंटम, अच्छा बताओ तो अपना मोमेंटम को चेंज करने में इसको फोर्स लगा होगा? मतलब अपना नॉर्मल सा बात होगा, इसका स्पीड बढ़ाने में, इस बॉडी का स्पीड बढ़ाने में तुमको ताकत लगा होगा? हाँ या ना? अरे कार का इंजन है, एक्सीलरेटर तुम किया होगा, एक्सीलरेट करवाया होगा, ताकत नहीं लगा होगा? फ्यूल नहीं खाया होगा? तो ये जो ताकत लगा ना ऐसा करने में, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स, उसी के बारे में न्यूटन दादा समझा रहे हैं। अब समझ में आया? जैसे सिंपल एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो एक ठेला था मेरे पास, वो जो बेचता है ना कुछ भी चीज, वो केला उला बेचता है जो ठेला में लगा के, वो ठेला को हम ऐसे धकेल के ले जा रहे थे, ठीक? उस समय वो कार्ड जो था, वो जो कार्ड था मेरे पास, इसको हम धक्का लगा रहे थे। एक आदमी जो है धक्का लगाया, धक्का लगा रहा है आदमी, ठीक है? तो धक्का लगा रहा है उसको। ये है 50 किलो का या 100 किलो का समझो ठेला है, 100 किलो का ठेला है, कोई काट है मेरे पास। इसका स्पीड अभी इनिशियल स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड,
सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हम चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, बारिश आ गया, अब बारिश आ गई जल्दी जल्दी पहुंचेगा, तो बता ज्यादा ताकत लगाएगा कि उतनी ताकत में चल जाएगा? ज्यादा ताकत लगाएगा ना। ठेला को ज्यादा जल्दी जल्दी धक्का देगा तो उससे ऐसा करने से क्या होगा? फोर्स लगेगा, तो मोमेंटम में चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मोमेंटम में चेंज वो कैसे लाएगा? बताओ, मास बढ़ा देगा कि मास घटा देगा? ठेला को और घटा देगा का? ठेला को बोलेगा भाई आधा ठेला काट के हटा दो, आधे हम लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेगा। यानी मास में वो चेंज किसका चेंजेस वो लाएगा? वेलोसिटी। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसमें चेंजेस आएगा वो? तो वेलोसिटी में चेंजेस लाने के लिए यू अभी इतना चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी मान लो इसको 80 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बहुत स्पीड होता है, इतना स्पीड मान लो इसको चलना है, तो तुम अंदाजा लगा सकता है कि इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसी फोर्स के बारे में न्यूटन दादा बताया आप लोगों को कि न्यूटन क्या बोलना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ रेट का मतलब क्या हो गया? टाइम। यहाँ रेट का मतलब क्या हो गया? यानी अब अगर हम इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका बाबू? चेंज इन। और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? टाइम का। यानी कि अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो फोर्स, टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा। ये सब हम लोग ये बताए थे तुम लोग मोमेंटम के टाइम पे ही कि अगर फोर्स कम करना चाहते हैं तो टाइम बढ़ा दो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम तुम लोग बताते हैं कि कार में याद करो एयर बैग क्यों दिया जाता है? ताकि मोमेंटम को क्या कर सके? कम कर सके, फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा, हाँ या ना? एयर बैग निकलता है, एक्सीडेंट हुआ, अचानक से गाड़ी रुका, गाड़ी रुकने के कारण क्या हुआ? एयर बैग निकला। एयर बैग निकला तो हम, अच्छा गाड़ी अगर एयर बैग नहीं होता तो गाड़ी सडनली स्टॉप होती। अब बताओ, गाड़ी का स्पीड, कार का स्पीड था 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड में था, 100 चलो 180 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्पीड में गाड़ी चल रहा है। अचानक से हमारा रोड में कोई जानवर इंटर कर गया, ठीक है, कुछ भी, कुत्ता बिल्ली भालू बंदर जो है कुछ आ गया। अब अचानक से वो बंदा क्या किया? गाड़ी को स्टॉप किया। तो अगर भैया अब गाड़ी को स्टॉप करेंगे तो ये बंदा जो अंदर में बैठा है वो तो बाहर फेंका जाएगा। अच्छा 180 किलोमीटर से हम डायरेक्ट जीरो करना चाह रहे हैं किलोमीटर पर आवर। बताओ इस जीरो करने में क्या हम समय ज्यादा लेंगे कि बहुत जल्दी ब्रेक लगाएंगे? बहुत जल्दी ब्रेक लगा देंगे ना भाई, तो उड़ जाएंगे ना। वहां जो भी आदमी लोग आ गया है आगे या जानवर लोग आ गया है, हमको उसको बचाना भी है, तो हम बहुत कम समय में क्या करेंगे? बहुत कम समय में कम करेंगे, यानी बहुत जल्दी हम ब्रेक लगा देंगे, समय बहुत कम लेंगे हम। स्पीड को कम करने के लिए समय बहुत। अब बताओ समय अगर बहुत कम लिया जाए तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसके कारण बहुत हैवी चोट लगेगा इसको। हा? तो इस चीज को करने के लिए कार वाला लोग सोचा कि कैसे इसको ठीक किया जाए। काहे कि बाबू देखो ऐसे अचानक में आदमी आना इंडिया में तो बहुत आता है, जानता नहीं, अचानक ही कुछ आ जाता है, गड्ढा भी है ना, गड्ढा आ जाता है। सबसे अच्छा बात है गड्ढा, अब नहीं गड्ढा आ रहा है, रोड पहले से अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ऐसा हर जगह नहीं ठीक हुआ है। तो अचानक से जो जानवर उधर इंटर कर जाता है हम लोग का रोड में, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो हम तो अचानक ही ब्रेक लगाएंगे, तब तो एक्सीडेंट बड़ी खतरनाक होगा। अच्छा बताओ इनर्शिया को कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पे? कार का सीट बेल्ट। कौन? कार का सीट बेल्ट। बताए थे, बोलो। कार का सीट बेल्ट यहाँ इनर्शिया कंट्रोल करेगा, लेकिन इनर्शिया तो कंट्रोल रहेगा, लेकिन टाइम बहुत कम लगने के कारण फोर्स बहुत। तो जब फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, देखो देखो सीट बेल्ट हमको चाप दिया जोर से एकदम सीट में, है ना। कार रुकी, मेरा बॉडी को रोकने के लिए हम क्या बांध ली? सीट बेल्ट। अब जो सीट बेल्ट बांधे हैं वो एक पार्ट में ही ना खाली काम कर रहा है, तो चाप के रख दिया, लेकिन गर्दन का क्या? गर्दन से धाई से आगे निकल के खोपड़ी बाहर। इसीलिए एक्सीडेंट जब होता है ना बाबू, तो आदमी ऐसे बैठा ही रहता है, जिसमें एयर बैग नहीं होता, बड़ी डरावना होता है, मुंडी उंडी खोल के फेंका जाएगा। या मुंडी अगर मान लो किसी कारण से बच गया तो पता चलेगा अंदर में ही तुम बैठे बैठे रह गया और हड्डी अंदर में टूट गई। क्या सब जगह थोड़ी ना सीट बेल्ट था? हाथ तो जाइए रहा होगा इसे से, समझ रहे हैं?
हाँ, तो बहुत डेंजर होता है। तो इसके लिए क्या किया, कार बनाने वाले लोग, इंजीनियर लोग क्या बोले कि नहीं, मोमेंटम को भी कंट्रोल करना है, कहीं बहुत कम समय लगाएगा वो स्टॉप, मतलब बहुत जल्दी क्या कर देगा, ब्रेक लगा देगा। तो भैया फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या करो, एयर बैग दे दो। अब एयर बैग देने से क्या होगा, एयर बैग में हवा है उसके अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही हम जाएंगे 180 का स्पीड में, समय कम लिया, अब हमको समय बढ़ाना है, हमको समय, ब्रेक तो बहुत जल्दी लिया, समय बढ़ाना है, तो क्या होगा, हमको टकराने का समय क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें हवा रहता है। हम जाएंगे इससे धीरे 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 से, फिर आएंगे, फिर इधर से भी एक एयर बैग, इधर से भी, सब तरफ से हमको क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। इंजरी होगा लेकिन मरेंगे नहीं, जान बच जाएगा। नहीं भाई, उतना हैवी इंजरी नहीं होगा, इंजरी होगा लेकिन उतना हैवी नहीं होगा कि तुम मतलब जीने लायक ना रहो, उस तरीके का नहीं रहेगा। एयर बैग से सेफ्टी डिवाइस है, बहुत जरूरी। तुम देखा कैसे मोमेंटम कंट्रोल किए हम लोग। अच्छा, इसकी तो हुआ कार का, और कोई एग्जांपल है जिसमें मोमेंटम का बहुत सारा तुम लोग रोल देखता है। अभी हाल ही में आईपीएल चल रहा था, और तुम लोग क्रिकेट का बात भी कहे थे कि जब आप कैच लेते हैं ना, कुछ लोग क्या करता है ना, जो नौसिखिया होता है, कभी उसको कैच लेते देखना, क्या करता है, बॉल आता है ना तो हाथों और उधरे बढ़ा देता है। लेकिन फिजिक्स क्या बताता है, अच्छा बताओ, बॉल यहाँ आया, बॉल का स्पीड था, मान लो बॉल का स्पीड बहुत ज्यादा था, ठीक है, बॉल यहाँ पे आया, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी से क्या कर रहे हैं, लपक रहे हैं। जब हम बहुत जल्दी से लपक रहे हैं तो हम जल्दी जीरो कर दे रहे हैं, जल्दी जीरो करेंगे तो चोट बहुत, इसीलिए चोट ज्यादा लगेगा तो हो सकता है कभी हाथ से निकल भी जाए। समझ में आया, समझ आया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैच कैसे लेते हैं, बॉल जो यहाँ आया, हम बॉल को थोड़ा खींच लेते हैं, हम बॉल क्या करते हैं, खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे बॉल स्पीड बहुत ज्यादा था, हम यहाँ पहले उसको टच किए, बॉल को अपना हाथ से टच किए, इसके धीरे धीरे उसका स्पीड को क्या कर दिया, यहाँ लाके जीरो। समझ में, कभी देखा ट्रेन से, चलती ट्रेन से उतरने, हालांकि हम बताएंगे नहीं, है ना, आप लोग ट्राई मत कीजिएगा इसको, है ना, खतरनाक है, लेकिन फिर भी कभी आप चलती ट्रेन से उतरते हुए लोगों को देखे हैं, देखिएगा ट्रेन जब चलता रहेगा ना तो उतरने के साथ ऐसे दबते रहेगा ट्रेन में के साथ, देखा है कभी ऐसा, काहे करता है ऐसा, हाँ, धीरे धीरे अपना स्पीड को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, क्योंकि ट्रेन का स्पीड तो बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, धीरे 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 क्या कर रहा है, अपना स्पीड को उसके साथ मैच करके थोड़ा स्लो कर रहा है, समय ज्यादा ले लिए। लॉन्ग जंप करते समय, हाई जंप करते समय आप देखें नीचे बालू वगैरह रख देते हैं, गद्दा रख देते हैं, किस लिए, ताकि जब ऊपर से गिरेंगे तो हम टाइम को बढ़ा दे रहे हैं, जीरो होने में टाइम को बढ़ा दे रहे हैं। अब वैसे चोट हमको कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, टाइम बढ़ा देंगे, फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा। तो न्यूटन दादा सेकंड लॉ में क्या क्या नियम बताया, समझ में आया, और उसका इंप्लीमेंट हम लोग कर भी रहे हैं, क्रिकेट में कर रहे हैं, कार का एयर बैग में कर रहे हैं। एप्लीकेशन आएगा लिखने के लिए तुमको एग्जाम में कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, जो इसका न्यूटन का सेकंड लॉ जो दिया गया है उससे क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है, नियम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। कहाँ कहाँ देख लिया अभी तक, कहाँ बताया, एयर बैग में, सॉरी कार का एयर बैग, और क्रिकेट में कैच लेते समय, सीट बेल्ट में तो इनर्शिया था, और बताओ लॉन्ग जंप, हाई जंप में, हाँ, कभी हम लोग अगर मान लो कहीं पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत अकबकिया होता है, ट्रेन चल रही, आता नहीं है, आता जाता कुछ, ट्रेन ऐसे चलती है और चल गई है ना, तो सोचता है चलती ट्रेन में उतरे, तो क्या करता है, जंप कर देता है, आजकल पूरा चोट लगता है उसको, ऐसे नहीं उतरना है। कैसे उतरना, हालांकि हम इसके लिए इनकरेज नहीं कर रहे, ठीक है, हम इसके लिए इनकरेज नहीं कर रहे बाबू कि उतरो तुम लोग चलती ट्रेन, बिल्कुल खतरनाक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत इमरजेंसी हुआ तो कैसे उतरना है, फिजिक्स लगाना है थोड़ा सा। ट्रेन चल रही है, आप उतरिए, पहले तो उतरिए, गेट के पास जाके अपना एक पैर को उसके साथ थोड़ा थोड़ा मिलाइए, हल्का हल्का, और मिलाने के बाद जब आपका पैर वो एक मोमेंट पकड़ लेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ ही ट्रेन के साथ थोड़ा दौड़िए, और ट्रेन के साथ थोड़ा दौड़िए, धीरे धीरे अपने आप को इसके धीरे धीरे हाथ छोड़िए, नहीं तो पता चलेगा ना एक बार क्या हुआ, कुछ अभी देखो सिखाए, एक बार क्या होगा, अरे सर बोले तो दौड़ने के लिए, पकड़ेगा ऐसे दौड़ने लगेगा, अरे भैया ट्रेन से तो आप अलगे हो गए, ट्रेन को पकड़े नहीं है, उसके साथ थोड़ा सा चलिए उसके बाद, लेकिन ये बहुत कम स्पीड में करना है, बहुत हाई स्पीड में नहीं, और कभी भी सलाह नहीं देंगे ये सब करने की। हाँ, तो फिर दौड़िए, झाड़ी में दौड़िए, खेत में दौड़िए, गिट्टी में दौड़िए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम लोग चूंकि एक बार किए हैं इसीलिए सब घटना को बता रहे हैं, लाइव एकदम घटना ये होता है। हम लोग एक ह्यूमन नेचर है, देखो ह्यूमन क्या करता था,
अपना एक्टिविटी में बहुत सारा फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि काहे यूज हो रहा है। अब अगर उससे कोई बंदा इस तरीके से ट्रेन के साथ उतरा है ना, और उतर के ऐसे से दौड़ते हुए उतरा, तुम बोले भैया ऐसा काहे किए, भैया कूद जाते डायरेक्टली, तो तब मराएगा काहे, तो बोला काहे ऐसा किए, क्या तुमको एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन करेगा अपना तरीका से, फिजिक्स का बात नहीं बताएगा कि भैया समय ज्यादा कर देने से फोर्स कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा ना? तो फिजिक्स का बात नहीं करेगा, तो किसी का बात कर देगा, वो अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बताएगा कि देखो ऐसे करने से चोट नहीं लगता। हम लोग अपने दिनचर्या में बहुत सारा फिजिक्स यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा। देखो क्या बना, मास और वेलोसिटी। मास को किसमें नापते हैं बताओ? मोमेंटम का ऐसा यूनिट बता रहे हैं, मास को किसमें नापते हैं? केजी, और वेलोसिटी को मीटर पर हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मोमेंटम का ऐसा यूनिट हमेशा फॉर्मूला से निकालना सीखो। फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो तुम आराम से निकाल सकेगा। फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम का मास इनटू, तो मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर, तो हो गया केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का ऐसा यूनिट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब जहां तक आप लोग लिखे हैं उसके नीचे ये लिख दीजिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम पर अपॉन टाइम। ये वाला लिखो, या एक काम करो, सबसे पहले ये लिखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, और इसके बाद लिखो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम, और ये दोनों को कंबाइन करके फिर ये लिखो। पहले ये लिखो, फिर ये लिखो। हाँ वो आएगा, यूज करेंगे उसका हम लोग। लिख लिए आप लोग तीनों? yes. ये फिर ये तीनों लिख लिए। अब इसके बाद आपको लिखना है, ये अगर तीनों लिख लिए तो लिखिए, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, हाँ क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन करवा रहे हैं, इसी को अभी देखो ना समझेंगे हम। लेट अ बॉडी ऑफ मास m having an initial velocity u, so its initial momentum is mu। सही है कि नहीं? सपोज करते हैं एक बॉडी जिसका मास m है और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो बताओ अभी मोमेंटम कितना है? mu। मोमेंटम का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, तो मास एंड वेलोसिटी में mu। सही है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इज mu। समझ में आया सबको? ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे लिखिए, फुल स्टॉप दीजिए, आगे लिखिए। सपोज अ फोर्स F, force F act on this body, अब इस बॉडी में फोर्स लगा F,
फॉर टी टाइम, फॉर टी टाइम, टी टाइम के लिए एक फोर्स लगा, समय लिया है टी टाइम। अब ये वाला करवाए थे, याद है? टी टाइम के लिए एक फोर्स लगा है, ठीक है। सो इट्स फाइनल वेलोसिटी, सो इट्स फाइनल वेलोसिटी बी स्मॉल वी लिख देंगे। सपोज करते हैं अब इसका फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। क्या हो गया? वी हो गया। समझ पा रहे हैं? जो लिखा है वहां आप बताते जा रहे हैं। सपोज करते हैं मेरे पास m बॉडी था, मास m था, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? mu होगा। अब t टाइम तक एक फोर्स इसमें लगाए हम लोग, t टाइम तक एक फोर्स लगाए, तो भैया इसका मास में कुछ चेंजेस आया होगा क्या? मास तो वही ना रहा होगा जी, मास तो वही है, मास तो चेंज हो जाएगा। मास चेंज होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बताया, हायर स्टडी में पढ़िएगा रिलेटिविटी थ्योरी में, कि जब बहुत स्पीड से, लगभग लाइट का स्पीड के बराबर पहुंचा दे, लगभग उतना स्पीड से ले जाए, तो मास बढ़ जाता है। मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, क्या होता है नहीं होता है हायर स्टडी में देखिएगा, अभी खाली ऐसे समझिए। अभी के हिसाब से हमको ये पढ़ना है कि हम जितना फोर्स लगाए उसमें मास नहीं बढ़ेगा, वो मास वही रहेगा। तो टी समय के बाद, टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? v। कितना हो जाता है? नाउ लिखिए, नाउ इट्स फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, now its final momentum should be क्या होना चाहिए बताइए? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? चलो इनिशियल मोमेंटम को p1 बोले, तो इसको क्या बोलेंगे? p2। क्या होगा बताओ? mv हो जाएगा, तो लिख दो शुड बी mv। सही है? सही है? जो सेंटेंस लिखा है समझ में आया सबको? चलिए, हम अभी सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस ये था कि सपोज करो एक बॉडी था m और इसका इनिशियल वेलोसिटी u था। कितना? देयरफॉर इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाने वाला है? mu। आफ्टर टी टाइम, टाइम टी के बाद, आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स फॉर टाइम टी सेकेंड, टी सेकेंड तक क्या किया हम लोग? क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। तो भैया मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी शुड बी चेंज। मान लेते हैं v हो गया, तो देयरफॉर फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? mv हो गया। सही है हाँ या ना? यहां तक अब लिखो, ये वाला पहले बना दो, तुमने जितना लिखी है उसको ये वाला बना दो, डायग्राम बना दो। फिर नीचे लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। A force for time t सेकेंड, कितना सेकेंड तक?
t सेकेंड तक। तो मास तो वही होगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी सपोज करते हैं v हो गया, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास mv। क्या यहां तक समझ में आया? अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या बोला था वो? चेंज इन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट। सही बात है, यही बोला था वो। चलो वैल्यू पुट करते हैं, बताओ तुमको चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? जैसे सपोज करो, देखो क्या बोला तुम लोग भी समझ लो। हम बोले पहले का मोमेंटम था 10, अभी न्यूटन, अच्छा मोमेंटम का ऐसे यूनिट बता चुके हैं, क्या था बताओ? केजी मीटर पर। पहले का मोमेंटम 10 था, बाद का मोमेंटम है 80 केजी मीटर पर सेकेंड। बताओ मोमेंटम में चेंज कितना का है? पहले 10 था, अभी 80 हो गया, कितना का है? 70 का। सर कैसे आप समझ के 70 का हुआ? सर माइनस करना समझ में आ गया सर। 80 में से 10 को, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम को हम बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या? सही है। अब देखिए F, बताओ फाइनल मोमेंटम क्या था मेरे पास? mv, तो mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था मेरे पास? देखो वो वही बोला था, अब समझ आया वो क्या बोला था? mv माइनस mu बाई, क्या तुम लोग को यहां तक समझ में आया? अच्छा बताओ तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां दोनों में से m क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में से m कॉमन कर लीजिए, तो यहां क्या बचेगा? v माइनस u अपॉन, यहां तक लिखिए जल्दी से। डालेंगे कोई दिक्कत? अब देखो यहां से, जब आप लोग यहां तक बना लिए हैं उसके बाद देखिए, यानी हमको फाइनली इक्वेशन क्या मिल रहा है, रिलेशन क्या मिला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। अच्छा बाबू बताओ तो v माइनस यू बाई टी, कहीं देखा देखा लग रहा है फॉर्मूला?
तेरा थोबड़ा कहीं देखेला लगता है, ये कहीं देखेला लगता है ना। क्या है v माइनस यू बाई टी? एक्सीलरेशन, फर्स्ट चैप्टर याद करो था। तो हम इसके बदले क्या कह सकते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कह देंगे? तो जो हमारे पास एक रिलेशन आया वो क्या आया? F और M और A का रिलेशन आया। ठीक है, अब अगर हम इसको इक्वेशन में बदलना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनलिटी हटाकर आपको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। यहां पर कांस्टेंट की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं? K इक्वल टू, यानी F इक्वल टू K M A। Here K is a constant in which K इक्वल टू 1। सो F डायरेक्टिव, अच्छा बताओ यहाँ K अगर 1 हो जाएगा तो 1 से MA को इंटू करेंगे तो MA ही जाएगा बाबू। तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब जिंदगी भर भूलना नहीं है फार्मूला कि फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू। देखिए इसको प्रूफ कहां से मिला हम लोगों को? न्यूटन दादा का सेकंड नियम से। तो न्यूटन दादा का सेकंड नियम से हम लोग ये वाला निकाले कि फोर्स इज डायरेक्टली पर, यानी फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है किसका किसका? मास एंड एक्सीलरेशन। अच्छा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या को कौन बता रहा था? मोमेंटम। और मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट को कौन बता रहा है? फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, इससे क्या समझ में आया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? हाँ, इसके हिसाब से अगर हम बोले तो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो छोटा ठेला को धक्का देना, एक बड़ा सा कार को धक्का देना, जिसमें किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? कार में। यानी मोमेंटम में चेंज करने के लिए हमको सबसे ज्यादा फोर्स किसमें देना पड़ेगा? कार में। उसी प्रकार फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन के साथ भी है। ज्यादा फोर्स देंगे तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा, कम फोर्स देंगे तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। फोर्स अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन भी। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आया? समझ में आया? हाँ, यहां तक समझ में आया? अच्छा एक बात और, अच्छा इसी फार्मूला से यहां से क्या सीखे थे? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम। टाइम बढ़ा देंगे तो चलिए खैर। अच्छा इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। एक्सीलरेशन को तो यहीं छोड़ दिए, मास यहां मल्टीप्लाई में यहां हो गया। अब सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सीलरेशन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, अभी इस, अच्छा यहां तक तुमने लिख लिए थे, यहां तक लिख लिया था। अब जाके आगे लिखो नाउ, आगे लिखो नाउ एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन, नीचे लिख दीजिए, एक्सीलरेशन जो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। बात सही है? अच्छा एक बात बताओ, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास है, इसका कहने का क्या मतलब है? एक्सीलरेशन फोर्स के साथ कैसा है? हाँ, एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स के साथ कैसा है? बट एक्सीलरेशन मास के साथ कैसा है? यानी जिसका बहुत ज्यादा मास वो एक्सीलरेट बहुत, समझ आया? जिसका बहुत ज्यादा मास वो एक्सीलरेट भी, और जिसका बहुत कम मास वो बहुत ज्यादा, और उल्टा बोल दिया क्या? मास बहुत कम तो एक्सीलरेशन बहुत, और अगर मास बहुत ज्यादा हो तो एक्सीलरेट बहुत कम करेगा। समझ में आया ये बात? अब पता है ये वाला चीज कहाँ लगेगा? ये आप लोग का चैप्टर शायद ग्रेविटेशन डिलीट कर दिया क्या नया से, है ना? डिलीट कर दिया शायद फिजिक्स से, और नहीं डिलीट किया है तो कोई बात है, हम तो ऐसे सब भी पढ़ा देंगे इस बार, ताकि बहुत सारे स्कूलों में चेंज नहीं हुआ है तो ग्रेविटेशन चैप्टर जरूर पढ़ाएंगे, है ना? और जिनका डिलीट हो गया वो ऐसे ही ज्ञान के लिए सुन लीजिए, और जिसका डिलीट नहीं हुआ है भैया वो पढ़ना होगा। तो ग्रेविटेशन में पता है क्या आएगा क्वेश्चन? देखो ये वाला क्वेश्चन सुनो, एक्सीलरेशन के साथ इसका रिलेशन देख लिए ना, अभी समझो इसके साथ।
अच्छा एक बात बताओ, न्यूटन ना अभी जब ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो न्यूटन एक और बात बताया था। न्यूटन बता दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ, उसका मतलब ये था कि दुनिया में जो भी चीज जिसके पास मास है वो दूसरे बॉडी को एक दूसरे को खींच रहा है। क्या तुम लोग के पास मास है? क्या मेरे पास मास है? यहां हम लोग सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, पता है, लेकिन ये फोर्स फील काहे की इतना कम। अभी देखना क्या बोले हम, अगर मास बहुत कम होगा तो एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन रिस्पेक्ट में किसका रिस्पेक्ट हो, सॉरी ये रिस्पेक्ट होगा तब ना जब एक बॉडी, ये रिस्पेक्ट का बात कर रहे हैं, एक बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है, एक बॉडी जिसका मास बहुत कम है। और वो जो नियम बताया ना यूनिवर्सल लॉ, वो बताया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। न्यूटन क्या बोला था? देखो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का एक टॉपिक खाली हल्का सा छू रहा है, क्या कि इसको थोड़ा सा कुछ यहाँ तुमको बताना है। ये क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा एक्सीलरेशन से? क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, जब न्यूटन दादा बताए थे कि जब कोई बॉडी जिसके पास मास है, ये दोनों को एक डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस पर रखते हैं, तो ये बॉडी इस पर भी फोर्स लगाता है और ये बॉडी इस पर भी फोर्स लगाता है, और दोनों एक दूसरे को खींचता है। दोनों एक दूसरे को कम फोर्स लगेगा चाहे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि मास कितना है। वो डिपेंड किस पे करता है? देखो ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बारे में बताया? प्रोडक्ट ऑफ देयर। अब बताओ ना बाबू, इसका मास कितना होगा? कुछ ग्राम में होगा, इसका भी कुछ ग्राम में होगा, किलो में तो नहीं होगा। अभी दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो मास ग्राम में, केजी में आएगा, चलो मान लेते कुछ केजी आया, तो भैया उसमें फोर्स बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, समझा? तो अब देखो एक बात क्या बताया, ये यहां से थी, ये अर्थ है, ये अर्थ, और ये कोई चीज है, मान लो कोई किसी चीज का कोई चीज मास है, मान लो कोई स्टोन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जैसे पत्थर, ये मान लो मेरे हाथ में पेन है, मार्कर, और ये अर्थ है, तो हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। लेकिन न्यूटन तो बताया दोनों एक दूसरे को खींचता है, दोनों एक दूसरे को। तो बताओ, ये पेन को ऐसे छोड़े तो पेन नीचे जा रहा है ना? काहे जा रहा है नीचे? बताओ, तुम लोग जानता है ये बात, काहे जा रहा है नीचे? क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा, अर्थ खींच रहा है। तो क्या ये पेन अर्थ को नहीं खींचता होगा? न्यूटन तो यही बताया कि अगर किसी बॉडी के बीच में मास है, अगर इसका मास है और बीच में नहीं, सॉरी, इसका मास है, इसका भी मास है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसको पढ़ेंगे। तो बताइए, जब इसको हम ऐसे करके ऐसे छोड़े हैं तो ये अर्थ खींच रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? चलो ये अर्थ की तरफ जा रहा है, क्या ये अर्थ को खींच रहा है कि नहीं? अब उसके अनुसार वो खींच रहा है, तो जब खींच रहा है तो अर्थ ऊपर काहे नहीं उठ रहा है? ये ही काहे नीचे जा रहा है? अर्थ काहे ऊपर नहीं आ रहा है? अब देखो, हाँ यहाँ ये वाला अब यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत, तो एक्सीलरेशन बहुत कम होता हुआ। अब समझे, मास बहुत बहुत ज्यादा तो एक्सीलरेशन बहुत 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 कम, यानी कि ये जब पेन इधर नीचे जा रहा है तो अर्थ भी हल्का ऊपर आ रहा है, लेकिन हम लोग को ये फील लगभग नेग्लिजिबल, उसको जीरो ही कह दो, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत आ रहा है। क्या समझ में आया? हम इसीलिए ये वाला बात बता रहे हैं, थोड़ा इसको बताने के लिए, थोड़ा ग्रेविटेशन की तरफ ले। क्या तुम लोगों को समझ में आया? यानी अब हम लोग भी अर्थ को खींच रहे हैं और अर्थ भी हम लोगों को, हाँ, हम धरती हिला देंगे। अच्छा, गैलीलियो बोला भी था, पढ़ेगा तुम लोग टॉर्क के बारे में, क्लास 11 में बोला था कि बहुत बड़ा अगर पुली हमको दे देगा ना तो पूरा अर्थ को हम उठा देंगे। मतलब क्या बोला था बताते हैं, अगर बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है, अब तुम इसको उठाना चाहता है ऊपर, तो हम क्या करेंगे ना, तुम लोग देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो कुछ बेस बना देंगे और यहाँ एक तो डंडा ऐसे फंसा देंगे यहाँ, और इसके बाद इस डंडा को ऐसे करके जो से लटकेंगे तो ये उठ जाएगा। हाँ, ये ना बोलो, है ना? अच्छा, अब देखे ना कि भाई यहाँ पर बहुत हल्का लड़का है, बहुत हल्का मास हम रखते हैं, और इसका मास बहुत भारी है, और इसका एकदम जीद मचा लिया कि हम ही उठाएंगे इसको, जीद मचा लिया, बोला हम ही उठेबे करेंगे। हम लोग क्या करें इसके साथ? यही उठाएगा तो फिजिक्स का दुनिया में फिर फिजिक्स को आवाज लगाएंगे,
फिजिक्स हमको कुछ उपाय देगा। हम करेंगे ये कि इस डंडे को और लंबा कर देंगे। डंडा को क्या करेंगे? जब ये डंडा को हम बहुत लंबा करेंगे ना बाबू, और उसको यहाँ कोना में बैठा देंगे ना, अब इसके बाद धाई से ऐसे करेगा तो उठ जाएगा। हाँ, तो उस तरीके का वही बोला था। हाँ, कुछ चांद पे बेस बनाएंगे और ऐसे बड़ा सा दीजिए हम ऐसे करके ऐसे हम अकेले उठा देंगे। ऐसा ही पॉसिबल है, ऐसा ही पॉसिबल है। हाँ, इसको पढ़ाएंगे तुम लोग को 11वीं क्लास में। अरे मतलब एज्यूम कर रहे हैं भाई मेरे, एज्यूम एजम्पशन ना भी नाम का कोई चीज है। हाँ, और ये सही एजम्पशन है तो क्या सही है कि गलत? सही एजम्पशन। पढ़ाएंगे तुम लोग क्लास लेवल में, ये चीज बताइए क्लास लेवल में, टॉर्क के बारे में सीखेंगे, समझे ना? बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, क्या तुम लोग यहाँ ये वाला समझ में आया? ये वाला घटना अब कभी भी मत बोलना कि अर्थ ही सबको अपने तरफ खींच रहा है। हम लोग अर्थ को भी क्या कर रहे हैं, समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुछ लोग बोलता है ना सर चांद सामने आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? काहे कि अर्थ को, अच्छा हम लोग पढ़ के भी रखे हैं कि फुल मून नाइट के टाइम पे चांद जो है सामने आ जाता है। जब सामने आ जाता है तो उसके कारण ऊंचा ऊंचा लहर उठता है, हाई टाइड्स पढ़े हैं ना ये सब। अगर यही तो है, काहे कि देखो ये अर्थ है और ये मून है। अब ये न्यूटन दादा क्या बोले थे बताओ? कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेगा। तो ये जब डिस्टेंस सामने हो गया, सुना सब, जब डिस्टेंस सामने हो गया तो अर्थ में हल्का हल्का चीज कौन कौन है? हवा है, पानी है। मास में बहुत ज्यादा पानी कहाँ? समुद्र में है। तो बहुत ज्यादा पानी समुद्र में, इसलिए समुद्र का पानी को क्या करता है? ये खींचता है, और जब खींचता है अपने तरफ खींचता है फिर धड़ाम से बेचारा छोड़ देता है। भारी हो जाता है तो छूट जाता है। जब छूटता है फिर उठा पटक के कारण क्या होता है? हाई टाइड्स। अभी बहुत ज्यादा नजदीक आएगा तो सोचो ऊंचा ऊंचा लहर कितना होगा पानी का। खींच तो रहा है, खींच के रखे तभी तो घूम रहा है। कोलैप्स उतना नहीं, कहीं भी तो ताकत लगा रहा है ना। दोनों तो एक दूसरे का ताकत लगा रहा है। दोनों एक दूसरे के पास चांद, हम भी तुमको खींच रहे हैं, तुम भी हमको खींच रहा है। तो खींचा था नहीं बोला तो हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको? टग ऑफ वॉर हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएगा। क्या तुम लोग को समझ में आई बातें कि नहीं आई? समझ गए सब लोग? तो ये मेन हम लोग कई टॉपिक में ये मेन टॉपिक है, याद रखना है। टॉपिक का मेन कहानी है। समझ में आया? चलिए आज के लिए